पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर व्यापारियों में रोष। जीएसटी समीक्षा को लेकर व्यापारियों ने किया भारत बंद का ऐलान। तो वहीं सूरत में निकाय चुनाव में मिली जीत से आम पार्टी उत्साहित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सूरत में करेंगे रोड शो। और कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 3 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी। आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान करेंगे रैली, घेरेंगे कृषि मंत्रालय। और गुलमर्ग में आज से शुरू हो रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेंडर्स की ओर से वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर 26 फरवरी यानी कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने CAIT के बंद के आह्वान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि CAIT के समर्थन ईंधन के बढ़ते दाम और ई-वे बिल को लेकर वे भी चक्का जाम करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि CAIT के नेतृत्व में आगामी 26 फरवरी को GST के बेतुके एवं तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने की और साथ ही ई-कॉमर्स कंपनी अमेजोन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, आज भारत बंद का ऐलान किया गया है व्यापारियों की तरफ से, तो कहाँ ज्यादा असर देखने को मिलेगा? देखिए जिस तरीके से बात करें कि भारत बंद की, तो भारत बंद के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही बंद करने का ऐलान किया गया है। और देखना होगा व्यापारी कहीं ना कहीं इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं और कंपनियों की तरफ से भी, कहीं ना कहीं तेल कंपनियों की तरफ से कहे या फिर कहे गैस कंपनियों की तरफ से कहे, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दाम बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो हड़ताल की गई है। आज देखना होगा भारत बंद का जो असर है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर यानी कि दिल्ली की सीमाओं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन उसी तरीके से आता है बॉर्डर के द्वारा। और आउटर दिल्ली की बात करें तो आउटर दिल्ली में भी बंद का असर देखने को मिल सकता है। मगर देखना होगा सेंट्रल दिल्ली की बात करें या नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बंद का असर कम देखने को मिल सकता है। जी तो राजीव, जिस तरीके से पहले तो किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन जारी है, सरकार पर पूरी तरीके से कृषि कानून को रद्द करने की दबाव बना जा रहा है, लेकिन एक के बाद अब महंगाई को के चलते अगर बात करें, जहां व्यापारियों का रोष देखने को मिला और लगातार विपक्ष भी इस महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि भारत बंद का जो असर है वो कहीं ना कहीं सरकार पर दिखेगा? देखिए जिस तरीके से लगातार जो महंगाई की वजह से जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को गिरने की कोशिश कर रहा है। मगर सरकार बार बार यही कह रही है कि तेल कंपनियों के जो दाम है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में यानी कंपनियों के हाथ में है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। मगर जिस तरीके से लगातार जब कांग्रेस के टाइम पर जब इस तरीके की महंगाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं यही भाजपा के लोग थे जो महंगाई के खिलाफ बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं सिलेंडर के दाम बढ़े हुए दामों पर भी कहीं ना कहीं सरकार को गिरने की कोशिश की थी। मगर आज जब सत्ता के अंदर भाजपा के नेता है तो कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचना चाहिए था, मगर अभी भी कहीं ना कहीं जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और जिसकी वजह से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। मगर देखना है कि आज भारत बंद का असर कितना पड़ पाता है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है भारत बंद की और अभी पूरा दिन बाकी है। और कहीं ना कहीं भारत बंद का जो असर होगा वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर बिल्कुल असर पड़ डालेगा। और यहाँ तक कि जो किसान बैठे हुए हैं उनका असर तो वैसे भी देखने को मिल रहा है। लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बना हुआ कृषि कानून को लेकर, मगर जब भारत बंद का भी ऐलान किया गया है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। बिल्कुल राजीव, जहां एक तरफ तो पहले कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ जिस तरीके से जनता पूरा देश एक वैक्सीन को लेकर इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है लोगों की तरफ से अब महंगाई की वैक्सीन का इंतजार कर रही है जनता। यहाँ पर बात करें कोरोना की, तो बिल्कुल कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और वैक्सीन का इंतजार
बिल्कुल जनता को भी था, सरकारों को भी था। मगर जिस तरीके से वैक्सीन आई तो कहीं ना कहीं स्थिति संभलने की कोशिश जरूर हुई थी। मगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे तो कहीं ना कहीं जनता की बिल्कुल कमर टूट चुकी है और जनता कहीं ना कहीं उससे राहत चाहती है, मगर वो राहत नहीं मिलती है। और शायद सही कहा आपने कि वैक्सीन का जो इंतजार था, यानी कोरोना वैक्सीन का, अब महंगाई की जो मार है उसके निजात मिलने के लिए वैक्सीन का इंतजार चाहिए जनता को। और जनता कहीं ना कहीं उसी इंतजार में लगी हुई है कि महंगाई की मार से उनको राहत मिले, मगर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो और ज्यादा चीजों को पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका असर जनता की कमर पर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब इनकम सोर्स रही नहीं जनता के पास, बिजनेस है नहीं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें अब जनता को बिल्कुल महसूस होने लगी है। जनता सरकार से एक उम्मीद करती है कि जनता सरकार जो है उनके लिए कुछ अच्छे कदम उठाए ताकि जो महंगाई है वो उनके लिए कम हो सके। मगर अभी भी कोई महंगाई का जो असर है वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है और सरकार इसके अंदर अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है। जी तो राजीव, क्या लगता है कि अचानक से एक व्यापारियों की तरफ से भारत बंद का ऐलान करना, और दूसरी तरफ अगर जनता से अगर आपने बातचीत की हो तो व्यापारियों के साथ वो इस आह्वान में तैयार हैं? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें जी। महंगाई की, तो महंगाई के लिए बिल्कुल व्यापारी बिल्कुल तैयार है। व्यापारी खुद परेशान है क्योंकि जो उनका कस्टमर आता है वो भी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आता है, यानी कि अपने व्हीकल के द्वारा आता है या फिर अपने सरकारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके द्वारा आता है। और जब माल देके जाता है तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जाता है, मगर उसके अंदर उनको महंगा पड़ता है और जिसकी वजह से दुकान जो व्यापारी है उसको भी महंगा देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आती है और उनका बिजनेस भी इनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुका है। और सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ तेल कंपनियों के ऊपर छोड़ा जा रहा है कि तेल कंपनियां अपनी मर्जी से दाम तय करती है, मगर कच्चे तेल के दाम जो देखे जाए तो वो कहीं ना कहीं कम है और सरकार लगातार उस पर टैक्स ले रही है और लगातार अपने टैक्स में कटौती नहीं कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मगर उसका जो असर है वो जनता के ऊपर पड़ता है और जनता परेशान है और कहीं ना कहीं व्यापारी भी आज बंद का असर के अंदर शामिल होंगे। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार महंगाई की जो मार है, जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, बेहाल हो चुकी है, क्योंकि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं कहीं ना कहीं इसका असर घरेलू सामान पर भी पड़ने लगा है। पूरी तरीके से ये कमर तोड़ दी है इस महंगाई की मार ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते अगली खबर का। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। आपको बता दें कि पाक की ओर से आतंकियों और आतंकी संगठनों को लगातार पनाह दिए जाने की खबरों के बीच यह फैसला तब लिया गया है जब FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों में से 3 को पूरा करने में पाक नाकाम रहा है। और आपको ये भी बता दें कि FATF की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में लंबे समय से लगा हुआ है, लेकिन वह इस बार भी कामयाब नहीं हो सका। आपको ये भी बताते चले कि पाक निर्धारित 27 मापदंडों में से 3 अहम बिंदुओं को पूरा नहीं कर सका है। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति बनी है। पहली जानकारी ये मिली थी कि यह सहमति भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजित डोभाल और साथ ही उनके पाकिस्तानी मोहित डब्लू के बैकडोर बातचीत की वजह से संभव हो पाया है। हालांकि अब पाकिस्तानी NA मोहित डब्लू ने अजित डोभाल के साथ ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया है और पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित डब्लू ने अपने ट्विटर हैंडल पर ही लिखा है कि मैंने भारतीय मीडिया में उन दावों को देखा है जिसमें आज भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर समझौते को घोषणा को मेरे और मेरे भारतीय NS के बीच हुई है और बैक चैनल डिप्लोमेसी का परिणाम बताया गया है। और आपको ये बता दें कि आधारहीन है और मेरे और NSA डोभाल के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित करने को लेकर जो सहमति बनी है वह दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच हुई बातचीत का नतीजा है कि जाहिर है यह बातचीत लोगों की नजरों से बचाते हुए निजी और पेशेवर तौर पर डायरेक्ट चैनल के जरिए की गई है।
तो वहीं देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास स्थान पर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और 20 जिलेटिन की छड़ें मिली है। दरअसल सूचना मिलते ही मौके पर मुंबई पुलिस की टीम भी पहुंच गई है और संदिग्ध कार मिलने की सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता के अलावा एटीएस की टीम भी पहुंच गई है और जहां एटीएस आतंकी एंगल पर जांच कर रही है। जानकारी मिली है कि एंटीलिया में बुधवार की रात करीब 1 बजे स्कॉर्पियो खड़ी की गई थी और यहां 2 गाड़ियां देखी गई थी, जिसमें एक इनोवा भी शामिल बताई जा रही है और इस गाड़ी का ड्राइवर को यहीं पर पार्क कर चला गया था और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो वहीं हरियाणा सरकार बजट सत्र में 2 कड़े कानून बनाए जा रही है। दरअसल पहला, जबरन धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिए कानून होगा। तो दूसरी कानून के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने दोनों कानूनों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और सदन में दोनों कानूनों को पारित कराने के लिए विधेयक लाया जाएगा और गृह मंत्रालय, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर कराने के लिए विधेयक लाया जाएगा पारित, और गृह मंत्री यानी कि अनिल विज ने इसी दौरान बताया कि हरियाणा में बढ़ रहे जबरन धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है और अब सरकार इसे रोकने के लिए एक कानून विधानसभा से पास करवाने की पूरी तैयारी में है और इस मामले में कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और विधानसभा सत्र में उसे पेश कर दिया जाएगा और इसके साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। तो वहीं कोरोना पॉजिटिव केस फिर बढ़ने पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए सीएमएचओ नरोत्तम मिश्रा की बात। बिल्कुल, पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर, राज्य के अंदर तेज़ी से कोरोना के अंदर गिरावट आई है। इसको देखते हुए हमें सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब कोरोना समाप्ति की ओर है, साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। किंतु बीच बीच में जो हमारे भारत देश के अंदर अन्य राज्यों में कुछ जो नए स्ट्रेन के केस मिले हैं, साउथ अफ्रीका के जो केस स्ट्रेन का है, यूके स्ट्रेन के हैं, उससे हमें थोड़ी चिंता बढ़ती है कि तेज़ी से वहाँ पर वापस कोरोना का फैलाव हुआ है। जो नया स्ट्रेन है उसकी यही वो है कि वो तेज़ी से फैलाव करता है, तेज़ी से लोगों को चपेट में लेता है, इसलिए हमें बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है। इस समय हम कोरोना को सराहने की ओर अग्रसर हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी यदि पूरा हो जाता है हमारा, तो यहाँ पर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद ही कोरोना वायरस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भाई साहब, कोई नए स्ट्रेन को लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, हमारे जो राजस्थान राज्य के अंदर, जयपुर जिले के अंदर, विशेष तौर जयपुर जिले के अंदर बहुत इसके लेके बहुत प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मेडिकल चिकित्सा विभाग तीनों के हिसाब से वापस हमें तेज़ी से लोगों को पहले की तरह क्वारंटाइन करने की हिदायत देने की, आईसी करने के लिए पुलिस की ऊपर जहाँ पर पॉजिटिव केस आते हैं उनको बाहर नहीं जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इंदौर भोपाल शहर में कोरोना के नए मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का फैसला शुक्रवार को लिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 26 फरवरी को होने वाली बैठक में इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू में फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अलर्ट कर दिया है। 12 जिले हमारे ऐसे हैं जहां हमने अलर्ट किया है। थर्मल स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण के बिना अभी आने जाने को देखा जा रहा है। जहां तक सवाल नाइट लॉकडाउन का है, जनता को उसके प्रति आगाह और अलर्ट करने के दृष्टि से ऐसा तय किया है कि कल होने वाली बैठक में नाइट कर्फ्यू पर हम विचार करें। खासकर भोपाल और इंदौर जैसे शहर जो हैं, जहां पहले कोरोना ने बड़ी संख्या में दस्तक दी थी, और जो बॉर्डर के जिले हैं, वहां कल तय होगा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। नगर निगम शिमला ने गुरुवार को अपना वार्षिक बजट 2021-2022 पेश किया है। दरअसल आपको बता दें कि मेयर सत्या कौंडल ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट ये पेश किया है। ये 222.41 करोड़ रुपए का बजट है और पिछले साल की तुलना में करीब 3 करोड़ रुपए कम रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, मेयर सत्या ने बजट पेश करते हुए ऐलान ये किया है कि शिमला नगर निगम के दायरे में शराब पर 2 रुपए से सेस बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बोतल कर दिया गया है। तो वहीं बिजली की प्रति यूनिट पर निगम ने सेस 10 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे कर दिया गया है और इससे निगम को 1.75 लाख की अतिरिक्त आय होगी और ऐसे में महंगाई की मार झेल रही जनता पर अब और बोझ पड़ेगा। दरअसल वहीं शिमला में एंट्री पर ग्रीन टैक्स की योजना को भी फिर से बजट में शामिल किया जाएगा और इसके अलावा स्मार्ट सिटी और अमृत कार्यों को धरातल पर लाने के लिए कार्य किया जाएगा। एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेगी और स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम का भवन भी बनेगा। और साथ ही आपको बता दें, इसी दौरान उन्होंने कहा कि रिज पर स्थित स्टेट पुस्तकालय को एल्डर क्लब बनाया जाएगा। बजट में मैं बताना चाहूँगा 2.5 लाख की जनसंख्या विभिन्न वर्गों के साथ नगर निगम परिधि 2 भागों में बंटी हुई है, पूर्व विद्यमान और सम्मिलित क्षेत्र। कुछ दिवस पूर्व हमसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, परंतु कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं दुख हुआ है कि उन किसी भी व्यवस्थाओं को बजट में शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि मेरे साथियों ने भी कहा और सारी व्यवस्थाएं भी हैं, कहीं ना कहीं ये बजट कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। पूर्व में भी कुछ मांगे थी जो हमसे पूरा नहीं होता, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 24.46 लाख करोड़ हम डेफिसिट पहले ही दिखाए, जो अनुमानित लागत से व्यय की राशि है। तो कहीं ना कहीं बजट आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली कहानी है, कट कॉपी पेस्ट है। सम्मिलित क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया है और जो विभिन्न वर्ग कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमने कहा था कि इन सभी का ध्यान रखते हुए सभी वर्गों के ध्यान कार्य किए जाए, परंतु किसी शहर की जनता को जो उम्मीद थी वो उन पे खरा उतर पाया ये बजट? देखिए, ये बजट में नई कोई स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम्स का जिक्र किया गया है और इन्होंने जो बिजली का सेस बढ़ाया है उसका मैं विरोध करती हूँ। और जो हमारी 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि इतनी बड़ी कंपनी बनाई गई है और एमसी से उसको अलग कर दिया गया। एमसी उससे घाटा भी झेल रहा है, लेकिन उसकी कोई स्कीम का कोई भी इन्होंने कोई भी प्रावधान बजट में जो है वो नहीं रखा है। और लोगों पे जो ये एक्स्ट्रा जो सेस डाल के जो जनता पे बोझ डाल रहे हैं उसका भी क्या लगता है कि जो कोई नई योजनाएं आपको लग रही है इस बजट में या फिर पुरानी ही योजनाओं को? अभी तो जो मैंने बजट को जितना मैं पढ़ पाई हूँ उतना मेरे को यही लगा है कि जो पुरानी स्कीम्स है और स्मार्ट सिटी की जो बात की गई। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने नई पारी को शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि वीरवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डॉक्टर अशोक तंवर ने अपने नए मोर्चे का ऐलान कर दिया है। तो वहीं उनकी धर्मपत्नी यानी कि अवंतिका तंवर माकन द्वारा चंडीगढ़ स्थित प्रेस क्लब में नए मोर्चे का ऐलान किया है और अशोक तंवर ने दिल्ली में और अवंतिका तंवर माकन ने चंडीगढ़ में नए मोर्चे का नाम ऐलान करते हुए कहा कि नए मोर्चे का नाम अपना भारत मोर्चा है और साथ ही अशोक तंवर ने डिजिटल माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद हरियाणा के कई जिले सहित पूरे देश के अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम होंगे और आपको बता दें कि मोर्चे के ऐलान के साथ ही देश में डॉक्टर अशोक तंवर की बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा और नए मोर्चे से लोगों को जोड़ने के लिए पूरे देश भर में अभियान चलाया जाएगा। और अब चर्चा गर्म है, अशोक तंवर नए मोर्चे के साथ अपने पुराने कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे और नई टीम बना के जनता के बीच जाएंगे। बता दें आपको ये भी कि अशोक तंवर को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था और कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसके बाद अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अब एक बार फिर से अशोक तंवर राजनीति में पैर जमाने के लिए अपने नए मोर्चे के साथ खुलकर राजनीति मैदान में आ रहे हैं।
See, I think that decision Ashok ji and the rest of the senior leaders will be taking. But as far as my knowledge goes, yes, they will be contesting the by-elections and other important elections as well. कांग्रेस पार्टी से कितने लोग जुड़े आपके साथ? देखिए, अशोक जी के साथ कभी भी कोई, जब वो अध्यक्ष भी रहे 5 साल 8 महीने, तो कोई बहुत बड़े नेता उनके साथ नहीं थे, हमेशा उनके साथ कार्यकर्ता थे। और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तभी कार्यकर्ताओं की लड़ाई के लिए छोड़ी, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो 5 साल 8 महीने रोड पे जो चले पार्टी के लिए, जिन्होंने झंडा उठाया, तो आज के तारीख में भी अशोक जी के साथ ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो और पार्टी के कार्यकर्ता ही रहे हैं। और जगह पे जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, काफ़ी सारे कार्यकर्ता अशोक जी के साथ जुड़े हैं। और अभी भी अशोक जी ने आखिर में यही कहा कि जब शुरुआत होती है, हो सकता है कि इस वक्त कई लोग ना हो, बट जैसे जैसे काफिला बढ़ेगा तो लोग जुड़ते चले जाएंगे। बट काफ़ी कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट बिग नेम्स, ही नेवर हैड बिग नेम्स विद हिम, ही वाज ऑलवेज अलोन इन हिज फाइट विद द पीपल, एंड दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। तो वहीं विकास के नाम पर जनता के पैसे की किस तरह बर्बादी की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण जनपद बिजनौर के सेयोहारा नगर पालिका परिषद का है। दरअसल जहां विकास के नाम पर सेयोहारा की जनता की सेवा के लिए लाई गई एम्बुलेंस का 1 साल होने के बाद भी उसका संचालन नहीं किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 7.5 लाख रुपए कीमत की एम्बुलेंस को लगभग 1 साल हो गया है और लोगों की जान बचाने के लिए लाई गई एम्बुलेंस आज खुद अपने वजूद को नहीं बचा पा रही है। पालिका प्रशासन से इस विषय में अगर सवाल पूछे जाते हैं कि एम्बुलेंस कहाँ है, तो कहा जाता है कि सुरक्षित स्थान पर खड़ी है, लेकिन वह सुरक्षित स्थान पर कहाँ है यही नहीं बता जाता। और एम्बुलेंस की कीमत पूछी जाए तो कहा जाता है कि जेम पोर्टल पर देख लीजिए, और एम्बुलेंस सेवा में क्यों नहीं है तो कोरोना का काल का हवाला दिया जाता है। ये कब आई और अब तक कहाँ है और अब तक ये अमल में क्यों नहीं लाया गया इसकी सर्विस को? सुना है मैंने कि सेयोहारा नगर पालिका ने कोई एम्बुलेंस खरीदी है, मगर आज तक मैंने उसे देखा नहीं है। नगर पालिका के बोर्ड की मीटिंग में भी विषय आया है, उसमें बोर्ड के लोगों ने ये चाहा है कि एम्बुलेंस आई है और वो जनता को समर्पित क्यों नहीं है। 27 जुलाई 2020 को हमने एक पत्र नगर पालिका के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के नाम दिया है, जिसमें 11 ऐसे बिंदु लिखे हैं जो नगर के अंदर जन सेवा के हैं, जो जनहित के कार्य हैं, मगर उस दिशा में आज तक कोई प्रयास नगर पालिका ने नहीं किया है। उसके अंदर एम्बुलेंस का मामला भी जनहित में हमने लिखा है। सर, ये एम्बुलेंस आई थी, उस बीच में ऐसा है कि किराए का ये था मामला कि बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, फिर उसका किराया क्या निर्धारित किया जाएगा। जो किराया निर्धारित हुआ है बोर्ड से अभी एक माह पूर्व, अब किराया निर्धारित होगा, जिसको आवश्यकता होगी वो अप्लाई करेगा, उस पर उसको एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी। तो लगभग 1 साल हो गया, फिर क्या वजह रही कि अभी तक सर्विस में नहीं आ पाई? अभी तक बीच में कोरोना काल शुरू हो गया। अच्छा, ठीक, एम्बुलेंस थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई थी, वो बनने गई थी एजेंसी में, बन के आगे खड़ी है सुरक्षित। तो वहीं पंजाब के पटियाला में नगर निगम ने शहर को सुंदर बनाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। अभियान के तहत नगर निगम सड़क पर पार्किंग के लिए किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। मामले पर नगर निगम के मेयर संजीव शर्मा बिट्टू ने जानकारी देते हुए कहा कि पटियाला को सुंदर बनाने के लिए डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत पटियाला नगर निगम ने आज नाभा गेट पर अतिक्रमण हटाया। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में नगर निगम का सहयोग दे। बड़ा धन्यवाद मेरा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਭਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੌਂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੌਂਤਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ तरीके ਨਾਲ अपनी गड्डियां ਨੂੰ पार करने की जिम्मेवारी साडी है। इस धोखाधड़ी के मामले तो आपने अक्सर सुने होंगे, पर ऐसा ठगी का मामला आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। जी हाँ, लखनऊ के 2 छात्रों ने ठगी का सहारा ले ई-कॉमर्स कंपनियों को ही करोड़ों का चूना लगा दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पुलिस ने इनके पास से 1 करोड़ से अधिक की रकम भी बरामद कर ली है, जो इन्होंने धोखाधड़ी के जरिए कमाए थे। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है, जहां दोनों छात्र कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर रहे थे और अपने दिमाग को देश की तरक्की में लगाने के बजाय इन्होंने ही उसे धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया है। दोनों आरोपियों ने बताया है कि पहले वो ऐप्स के जरिए ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर वेबसाइट की कमियों को पता लगाते थे और जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज में बग कहा जाता है। फिर उसे बग का इस्तेमाल कर ये टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल आदि सामानों की कीमतों को काफी कम कर दिया करते थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नदीम बच्चा ने व्हाट्सएप को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की छुरी मारकर हत्या कर दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, आरोपी नदीम थाना निशानपुरा क्षेत्र का निगरानी बदमाश है और जिसके खिलाफ कई मामले पहले से ही विचाराधीन है। पुलिस ने आरोपी पर धारा 302 का अपराध दर्ज कर लिया है। वही आरोपी के साथी मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। उसके जो है साक्ष्य जो है काफ़ी अच्छे मिले हैं हम लोग को। चिन्हित अपराध में रख करके हमारा प्रयास ही होगा माननीय न्यायालय से कन्विक्शन हो उसमें। जो जो मृतक है वो भी इसका साथी ही था और वो भी जो है अपराधी रहा है पहले। उस पर भी करीब 25 मामले हैं पहले के, और जो इसमें जो आरोपी हैं इस पर भी करीब 25 मामले हैं। और ये लोग जो है इन पर सारी तरह की कार्रवाई में पहले जो है कुछ दिनों पहले ही जेल से निकले हैं। उसके बाद शराब पीने के दौरान इन्होंने आपस में घटनाक्रम किया है, जिससे कि एक आरोपी की जो एक मृतक की मृत्यु हो गई है और इसको गिरफ्तार कर लिया। ये शादाब जहरीला नाम बताया जा रहा है मृतक जो है, और ये मारने वाला कौन है? इनकी डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर रहे, बट हम लोग अभी बाकी जो इन्वेस्टिगेशन फोन करने के बाद शाम में प्रेस नोट दे देंगे आपको। सर कि वर्चस्व की लड़ाई बता रहा है क्या? ये आपस में दोस्त थे? ये वर्चस्व वगैरह की किसी प्रकार की कोई लड़ाई का मामला नहीं है। साथ में इन लोगों ने शाम से ही लेकर के शराब पी, अत्यधिक नशे में इनमें विवाद। तो वहीं बस्ती सदर के बदेश्वर नाथ गांव के पास कुआना नदी में युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। दोनों युवक युवती प्रेमी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि युवक के घर वालों ने 3 दिन पहले पुरानी बस्ती थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और घटना की सूचना के बाद एसपी हेमराज मीणा भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है और अभी तक जांच में पता चला है कि दोनों के बीच काफी समय से बातचीत थी, लेकिन लड़के के घर वाले राजी नहीं थे। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।